स्कूल ने उनके लिए होटल के कमरे बुक किए थे। ये प्रतियोगिता स्थल के पास एक नया होटल था ताकि छात्रों के लिए सुविधाजनक हो। यह कोई लग्जरी होटल नहीं था, लेकिन नया खुला था, इसलिए साफ और बढ़िया था। सभी ने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर रिसेप्शन पर चेक इन किया और रोनन ने कैथरीन की मदद करने की पेशकश की। लेकिन जब रोनन की बारी आई, रिसेप्शनिस्ट ने केवल एक की कार्ड दिया। रोनन को यह अजीब लगा और उसने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे केवल एक की कार्ड क्यों दिया? मेरे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस हैं। क्या गलती हो गई? रिसेप्शनिस्ट ने शिष्टता से रोनन की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बोला, सर, चिंता मत कीजिए। मिस स्वॉन का कमरा काफी खास है। मैंने हमारे मैनेजर को कह दिया है कि वो उनके लिए चेक इन करें। यह आपका की कार्ड है। आप पहले अपने कमरे में आराम कर सकते हैं। रोनन थोड़ा भ्रमित था कि रिसेप्शनिस्ट ऐसा क्यों कह रहा है। उसने पीछे देखा और कैथरीन को सोफे के पीछे झुकी हुई देखा। वह आरामदायक लग रही थी। रोनन की नज़र महसूस करते ही कैथरीन ने हल्का सिर उठाया और कैजुअली कहा, तुम अपने कमरे में जा सकते हो। नहीं, रोनन ने मना किया और उसके पास बैठ गया, उसके साथ इंतजार करने लगा। सौभाग्य से मैनेजर जल्दी आ गया। रोनन के बैठते ही वह पहुंचा। मैनेजर ने साफ सुथरे सूट में कैथरीन के पास सम्मानपूर्वक आते हुए कहा, माफ कीजिए, क्या आप मिस कैथरीन स्वॉन हैं? कैथरीन ने सिर हिलाया और मैनेजर ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस देखे ही उसे की कार्ड सौंप दिया। मिस स्वॉन, आपका कमरा 8वें फ्लोर पर है। यह आपका रूम कार्ड है। क्या मैं आपका सामान आपके कमरे तक भेज दूं? मैनेजर के शब्दों पर रोनन ने कैथरीन का सूटकेस उठाया और कहा, जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। रोनन को ये पसंद नहीं था कि लोग हमेशा कैथरीन की मदद की पेशकश करते। वह चिंतित था कि अगर उसने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई तो कैथरीन को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। की कार्ड मिलने के बाद कैथरीन सीधे खड़ी हुई और अपने कमरे की ओर बढ़ी। हालांकि दुनिया छोटी थी। उन्होंने लिफ्ट में लियाना को देखा, जो नीचे की मंजिल से आ रही थी। रोनन ने लियाना को देखा और लिफ्ट में चला गया। कैथरीन, अपना की कार्ड दो। रोनन ने कैथरीन की ओर हाथ बढ़ाया। उन्हें उस कार्ड की जरूरत थी ताकि वे अपने फ्लो के बटन दबा सकें। उन्होंने कार्ड को डिवाइस पर टैप किया और फ्लो बटन तुरंत जल उठा। कैथरीन ने की कार्ड रोनन को दिया और उसने उसे डिवाइस पर टैप किया। 8वां फ्लो, मशीन की आवाज ने घोषणा की, कैथरीन, मेरा कमरा 6ठे फ्लो पर है। तुम्हारा 8वें फ्लो पर क्यों? रोनन ने नाराज होकर शिकायत की। पीछे खड़ी लियाना की मिमिक बदल गई। चेक इन करने और अपने कमरे में जाने के बाद लियाना ने पाया कि उसका कमरा छोटा और सुविधाओं में कम था। उसने स्वयं भुगतान करके अपने कमरे को अपग्रेड करने की योजना बनाई। लेकिन होटल ने बताया कि 8वें फ्लोर का केवल राष्ट्रपति स्वीट शीर्ष वीआईपी मेहमान के लिए आरक्षित है। इसलिए लियाना के पास कुछ नहीं था। वो केवल स्कूल को दोष दे सकती थी कि उसने उनके लिए साधारण होटल बुक किया, जिसमें केवल एक राष्ट्रपति स्वीट था। पहले लियाना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वे केवल एक दिन वहीं रुकने वाले थे। जब उसे पता चला कि कैथरीन होटल की शीर्ष वीआईपी मेहमान है, तो लियाना और नहीं सह पाई। आखिर वह बम्पकिन क्यों राष्ट्रपति स्वीट में ठहरा? कैथरीन गांव की थी। यह असहनीय था कि कैथरीन का कमरा उससे बेहतर था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और रोनन ने लियाना को एक मूर्ख की तरह खड़ा देखा। उसने अपनी आंखें घुमाईं और लियाना को याद दिलाया, तुम किसका इंतजार कर रही हो? बाहर जा रही हो या नहीं? यह तुम्हारा कमरा भी 8वें फ्लोर पर है। उसके शब्द लियाना के विचारों को रोक दिए। उसने रोनन को घूरा और अपने अंदर के गुस्से को दबाया। लियाना ने सोचा, कैथरीन सिर्फ अपने राष्ट्रपति स्वीट का दिखावा कर रही है, जबकि मैं केवल सामान्य कमरे में रुक सकती हूँ। कौन परवाह करता है गांव की उस लड़की से जिसने दुनिया नहीं देखी? लियाना ने ठंडी हंसी दी और लिफ्ट से बाहर निकल गई। भारी कदमों की आवाज आई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, रोनन का चेहरा काला हो गया। उसने लियाना की हंसी की नकल की और कहा, कैथरीन, तुम्हें क्यों लगता है कि यह लड़की हमेशा घमंडी रहती है?
हमने उसे उत्तेजित नहीं किया है ना। फिर भी वह हमेशा ऐसे पेश आती है जैसे हम उसके पैसे के कर्जदार हैं। रोनन हमेशा लियाना से नाखुश था। अगर लियाना कैथरीन की बहन नहीं होती तो रोनन पहले ही उसे सजा दे चुका होता। रोनन किसी को भी पसंद नहीं करता था जो कैथरीन के खिलाफ हो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, वे 8वें फ्लोर पर पहुंच गए। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही रोनन ने अंततः समझा कि कैथरीन का कमरा 8वें फ्लोर पर क्यों था। उसका कमरा 6ठे फ्लोर पर एक साधारण सिंगल रूम था। कुछ खास नहीं, लेकिन साफ था। पूरी 8वीं मंजिल राष्ट्रपति स्वीट के लिए थी जिसमें कैथरीन ठहरी थी। ये लग्जरी से भी ऊपर था। विशाल कमरे को देखकर रोनन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, कैथरीन, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुमने अपना कमरा अपग्रेड किया? कोई आश्चर्य नहीं कि मैनेजर ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया और लियाना ने तुम्हें घृणा की नज़र से देखा। तुम्हारा कमरा उससे कहीं बेहतर है। कैथरीन को राष्ट्रपति स्वीट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने यह अनुमान भी नहीं लगाया कि यह उसके लिए किसने किया। मुझे नींद आ रही है। कैथरीन ने अपना थका हुआ शरीर सोफे पर फेंक दिया। रोनन ने उसके बगल की कुर्सी पर ट्रैवल मग रखा। कैथरीन, ये तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया। मुझे जाना चाहिए। कभी भी कॉल करना। ठीक है, कैथरीन ने थकावट में बमुश्किल उत्तर दिया। रोनन ने अपना सूटकेस लिया और चला गया। जैसे ही वह चला गया, कैथरीन का फोन बजा। ब्रैंडन का वीडियो कॉल था और कैथरीन ने उत्तर दिया। अगले ही पल कैथरीन ने स्क्रीन पर ब्रैंडन का आकर्षक चेहरा देखा। क्या तुम होटल के कमरे में हो? ब्रैंडन की आवाज़ हमेशा की तरह सुखद थी। कैथरीन बहुत थकी हुई थी और उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई। ब्रैंडन को कोई परवाह नहीं थी। उसने कई सवाल पूछे और कॉल काट दी, ये जानकर कि कैथरीन सोना चाहती है। कॉल खत्म होते ही कैथरीन ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। 10 मिनट बाद सोफे पर लेटी कैथरीन ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी आंखों में ठंडक थी। वह सीधे बैठ गई और पूरी तरह काले कपड़े पहनकर होटल के कमरे से बाहर निकल गई। जब वह होटल लॉबी पहुंची, उसके जेब में फ़ोन बजा। रिसीवर में एक साफ आवाज़ आई, चीफ, मैं हूँ, रॉज। कैथरीन ने समय देखा और उत्तर दिया, मैं 10 मिनट में तुम्हारे लैब में मिलूंगी। चीफ, क्या तुम्हारा मतलब सच है? लगता है हमारी कैप्टन झूठ नहीं बोल रही। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने आ रहा हूँ। रॉज मिल्टन की आवाज़ उत्साह से भरी थी। वो कैथरीन के आने से रोमांचित लग रहे थे। कैथरीन ने बिना भावनाओं के उनकी प्रसन्न आवाज़ सुनी। कुछ सेकंड बाद रॉज को एहसास हुआ कि वह बहुत खुश हो गए थे और ऑकवर्डली माफ़ी मांगी, माफ़ करना। तुम्हें मिलकर मैं उत्साहित हो गया। हम सभी लैब में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सामान्यतः शांत और व्यवस्थित आबॉट लैबोरेटरी अचानक गतिविधियों के केंद्र में बदल गया। यह एक विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान सुविधा थी। हालांकि यह केवल एक लैब था, इसके शोध परियोजनाओं ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। कई देश इस सुविधा के साथ सहयोग करने का अवसर चाहते थे। छोटे आकार के बावजूद, जिसमें केवल 1 दर्जन सदस्य थे, हर सदस्य अपने क्षेत्र में विश्व स्तर का प्रतिभाशाली था। लैब मुख्य रूप से अत्याधुनिक तकनीक पर केंद्रित थी, भौतिकी और रसायन विज्ञान के शोध में उत्कृष्ट थी। लैब की हर शोध उपलब्धि दुनिया बदलने की क्षमता रखती थी। हालांकि ये लैब रहस्य में घिरी हुई थी, इसके सदस्यों या स्थान के बारे में बहुत कम जानकारी थी। लैब की जानकारी प्राप्त करने के केवल 2 तरीके थे। पहला था आबॉट लैबोरेटरी की वेबसाइट पर कभी कभार अपडेट की निगरानी करना, जो कभी कभी पूरे साल बिना नई जानकारी के रह जाती। दूसरा विकल्प काले बाजार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना था, लेकिन आबॉट लैबोरेटरी की जानकारी कुख्यात रूप से महंगी थी और इसके लिए बड़े बलिदानों की आवश्यकता होती थी। जैसा कि सभी जानते हैं, काले बाजार में किसी चीज़ का मूल्य होने पर वह मुद्रा बन सकती है। किसने सोचा था कि यह विश्व प्रसिद्ध और रहस्यमय लैब ओशनवाइल के व्यस्त पड़ोस में छिपी होगी। पुराने, जीर्ण शीर्ण शहर में, जिसमें भूल भुलैया जैसी गलियां थीं, 1990 के दशक की एक सामान्य आवासीय इमारत खड़ी थी।
पहली नज़र में यह आम लगती थी, इस पुराने शहर में आम दृश्य। 2 दुबले किशोर इमारत के बाहर खड़े फुसफुसा रहे थे। रॉज मिल्टन, तुम्हें लगता है कि चीफ आएगी? स्कॉट थियो ने मासूमियत से पूछा, उत्सुकता से रॉज की ओर देखते हुए। रॉज लगातार बड़बड़ाहट से पागल होने के कगार पर था, जबकि वह भी चीफ के आने को लेकर उत्साहित था। वह लगातार बातों को सहन नहीं कर सकता था। उसने स्कॉट को ठंडी नज़रों से देखा और कहा, छोटू, अपना मुंह बंद कर। सावधान रहो, चीफ आने पर वह तुम्हारी जीभ काट सकती है। चीफ को बातूनी लोग पसंद नहीं हैं। स्कॉट डर गया और तुरंत शांत हो गया। उसकी नज़र में चीफ उसका आदर्श थी और वह सरल व्यक्ति था। वो हमेशा उस किसी की प्रशंसा करता था जो उससे शक्तिशाली होता। चीफ के बारे में वह निश्चयपूर्वक जानता था कि वो किसी से भी अधिक शक्तिशाली थी। वो उसका अंतिम रोल मॉडल थी, इसलिए चीफ उसके लिए केवल एक आदर्श हो सकती थी। रॉज ने समय देखा, क्योंकि चीफ से मिलने का समय करीब था। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। वह 3 साल से लैब का सदस्य था और यह चीफ से उसकी पहली मुलाकात थी। वह रोमांचित होने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार चीफ एक प्रतिभाशाली और दूरदर्शी नेता थी। जैसे ही वह उसके आने का इंतजार कर रहा था, उसका दिल उत्साह से भर गया। जैसे ही उसने स्कॉट को डांटकर शांत किया, उसने देखा कि एक दुबली आकृति काले कपड़ों में थोड़ी दूरी से आ रही थी। रॉज क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। केवल उसकी भारी ऑरा देखकर ही वह चीफ हो सकती थी। एक आम व्यक्ति में ऐसी शक्तिशाली उपस्थिति कैसे हो सकती थी? रॉज के पास खड़ा स्कॉट अपनी आंखें फैलाकर चुप रह गया। वो केवल रॉज का हाथ पकड़कर उत्सुकता से हिला सकता था। रॉज को ये परेशान करने वाला बच्चा लगभग गुस्से में डाल रहा था। वह हॉलीवुड का सबसे युवा विज्ञान चैंपियन था, फिर भी उसमें ये संयम नहीं था। कैथरीन उनके पास आई। वे अभी भी धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी गले की आवाज़ साफ की, वे रुक गए। रॉज तुरंत सीधे खड़ा हो गया। उसका व्यवहार अब अधिक सम्मानजनक था। उसने सावधानी से कहा, माफ़ कीजिए, क्या आप चीफ हैं? कैथरीन ने हल्की आवाज़ में उत्तर दिया, हेलो, रॉज। यह एक मोहक महिला की आवाज़ थी और वह काफ़ी जवान लग रही थी। रॉज स्तब्ध रह गया। जब चीफ ने उनसे संपर्क किया, तो उसने हमेशा आवाज़ मॉड्यूलेटर का उपयोग किया। इसलिए अपनी टीम लीडर को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि चीफ पुरुष है या महिला, बूढ़ा है या जवान। रॉज ने सोचा था कि चीफ एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी हो सकते हैं या मध्य आयु वर्ग के करिश्माई पुरुष। आखिरकार नेतृत्व की ऊंचाई तक पहुंचना बहुत समय और अनुभव मांगता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चीफ एक महिला होगी, और वह आवाज़ के आधार पर बहुत युवा महिला थी। रॉज ने अभी तक कैथरीन को देखना नहीं चाहा, क्योंकि उसका चेहरा ज़्यादातर कैप के नीचे छिपा था और उसने साहस नहीं किया कि उसे नज़दीक से देखे। दूसरी ओर स्कॉट, जो रॉज से भी छोटा था, उत्साह से पागल हो गया। यदि रॉज ने उसे इंस्टिंक्टिवली रोका नहीं होता, तो वह खुद को कैथरीन की बाहों में फेंक देता। चीफ, मैं स्कॉट हूँ। क्या आप मुझे याद करती हैं? स्कॉट ने कहा। कैथरीन ने उस छोटे लड़के की ओर देखा, जो रॉज से भी छोटा लग रहा था। स्कॉट का चेहरा प्यारा और बच्चनुमा था। उसकी मुस्कान पर उसकी आंखें झपकती, जिससे वह स्नेही और दोस्ताना लगती। कैथरीन ने उसे पहचाना। वह एक युवा भौतिकी प्रतिभा था जिसने 1 साल पहले लैब ज्वाइन की थी। वह अभी भी काफ़ी युवा था, लेकिन भौतिकी शोध में महत्वपूर्ण योगदान दे चुका था। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने पिछले महीने तुम्हारा पेपर पढ़ा और तुम्हारे तर्क बहुत अच्छे थे। सच में? स्कॉट खुश हो गया। उसने कैथरीन की ओर मुस्कुराया। चीफ, आप कितनी दयालु हैं, मुझे इस तरह से सराहना देना। दूसरी ओर रॉज चिंतित था कि स्कॉट की लापरवाही कैथरीन को नाराज कर सकती है। उसने बातचीत को सही दिशा देने की कोशिश की और कहा, चीफ, क्या हम पहले लैब में जाएं? कैथरीन ने हल्का सिर हिलाया और रॉज मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ा। वे लैब के केंद्र भाग में पहुंचे, एक कमरा जो काफी सामान्य और सज्जित लग रहा था।
लेकिन जब रॉज ने प्रवेश द्वार के पास की सजावट पर नजर डाली तो मूलतः सफेद दीवारें धीरे धीरे साइड में हिलने लगीं। एक छिपा हुआ हाईटेक लैब टनल धीरे धीरे सामने आया। सजावट में आइरस रिकॉग्निशन डिवाइसेस थे, जिससे केवल लैब के सदस्य रहस्यपूर्ण दरवाजा खोलकर लैब के अंदर जा सकते थे। हालांकि ये दरवाजा केवल पहला बाधा था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंदर और भी कई तंत्र थे। रॉज ने कैथरीन को लैब के सबसे अंदरूनी हिस्से कोर एरिया में पहुंचाया। चीफ, कृपया बैठ जाएं। मैं आपके लिए डेटा लाता हूं, रॉज ने कहा। कैथरीन ने कोई आदर सत्कार नहीं दिखाया और पास के सोफे पर चलकर बैठ गई, एक कैजुअल और निर्बाध मुद्रा अपनाई, बड़े अधिकारी जैसी आभा छोड़ी। दूसरी ओर स्कॉट एक मोहित प्रशंसक की तरह लग रहा था। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और कैथरीन की दिशा में मंत्रमुग्ध होकर देखा। कितना भी वह अपनी आदर्श की ओर देखता, वो उसे अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगता। उनकी चीफ स्वयं आई थी और रॉज ढिलाई नहीं कर सकता था। उसने तुरंत डेटा तैयार किया और कैथरीन को सौंप दिया। चीफ, हमारे वर्तमान शोध चरण के परिणाम यहाँ हैं। प्रारंभिक निष्कर्ष पहले से ही उपलब्ध हैं। कृपया समीक्षा करें और बताएं कि क्या आप प्रयोगों के दूसरे चरण के लिए आगे बढ़ना चाहेंगी, रॉज ने कहा। जैसे ही उसने दस्तावेज कैथरीन को सौंपे, रॉज अनजाने में ऊपर देखा। वह चौंक गया, मुंह खुला रह गया, जैसे उसने कुछ बेहद चौंकाने वाला देखा हो। रॉज मिल्टन से अजीब आवाज सुनकर उसके पास खड़ा स्कॉट थियो उत्सुकता से पास आया। रॉज, क्या हुआ? स्कॉट ने पूछा। रॉज बोल नहीं पा रहा था और सिर झुकाए खड़ा था। अचानक उसके सिर के ऊपर से एक ठंडी आवाज आई। क्यों? क्या मेरी शक्ल डरावनी लग रही है? कैथरीन ने पूछा। कैथरीन ने रॉज का मूल्यांकन करते हुए अपनी आंखें तनी। उसे पता था कि रॉज हैरान है क्योंकि उसने अभी अभी उसका चेहरा देखा था। वह आज लैब आई थी और अपने चेहरे को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी ने देखा तो देखा, इसमें बड़ी बात नहीं थी। हालांकि रॉज की प्रतिक्रिया थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही थी। रॉज शर्मिंदा होकर सिर खुजला गया और बोला, नहीं नहीं चीफ, आपका रूप बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मैंने उम्मीद नहीं की थी। स्कॉट, जो साइड में खड़ा था, चिंतित हो रहा था। चलो रॉज, तुम्हें क्या उम्मीद नहीं थी? क्या तुम अपना वाक्य पूरा कर सकते हो? तुम मुझे नर्वस कर रहे हो, स्कॉट ने कहा। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी सुंदर होंगी, रॉज ने आखिरकार कहा। और हाँ, मैंने सुना है कि जो कोई आपका चेहरा देखता है वो अगले दिन तक जीवित नहीं रहता। इसलिए मैं डर गया था। कैथरीन ने चुपचाप छत की ओर आंखें घुमाई। उसकी लैब में ऐसे प्यारे लोग कैसे हो सकते हैं? जहां तक यह अफवाह थी कि जो कोई उसका चेहरा देखता है वह अगले दिन मर जाएगा, ये केवल निराधार अंधविश्वास था। भविष्य में अपनी कल्पनाओं को कम करो, उसने स्पष्ट तिरस्कार के साथ कहा। रॉज जान गया कि उसे नीचा देखा जा रहा है, लेकिन उसे कोई आपत्ति या शर्मिंदगी नहीं हुई। हालांकि यह थोड़ी अजीब लग सकती थी, इसमें कुछ सच्चाई थी। आखिरकार किसी ने भी चीफ का चेहरा नहीं देखा था और किसी को नहीं पता था कि वह कैसी दिखती है। इस तरह एक हद तक अफवाहों की कोई न कोई आधार थी। जिन्होंने चीफ का असली चेहरा देखा, उन्हें चुप करा दिया गया, इसलिए किसी ने भी उसे नहीं देखा। इसलिए रॉज की गलतफहमी कुछ हद तक समझ में आती थी। आबॉट लैबोरेटरी में मूल रूप से केवल 3 सदस्य थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान चीफ कैथरीन थी। बाकी 2 भौतिकी और जीवविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे। बाद में ये दोनों अपनी अपनी टीमों के नेता बन गए और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के समूह का मार्गदर्शन करते हुए लैब के प्रभाव को बढ़ाया। रॉज और स्कॉट नए सदस्य थे। उन्होंने केवल अपनी अपनी टीम के लीडर को देखा था, लेकिन कैथरीन को नहीं। स्कॉट बहुत उत्सुक था और लगातार कैथरीन का चेहरा बेहतर देखने की कोशिश कर रहा था। रॉज को पहले ही पता था कि चीफ कैसी दिखती है, लेकिन वह भी उत्सुक था। उत्सुकता के कारण स्कॉट ने आखिरकार साहस जुटाया और कहा, चीफ, क्या आप अपनी टोपी हटा सकती हैं? यहाँ की रोशनी रिपोर्ट पढ़ने के लिए अच्छी नहीं है।
कैथरीन ने झिझक महसूस किए बिना अपनी टोपी हटा दी। उसके लंबे और काले बाल खूबसूरती से गिर रहे थे और उसने अपना शानदार चेहरा दोनों के सामने प्रकट कर दिया। स्कॉट हैरान रह गया। उसे आखिरकार समझ आया कि रॉज इतना हैरान क्यों था। बॉस, आप कितनी सुंदर हैं। स्कॉट ने गहरी निगल ली और अपनी प्रशंसा भरी नजरें हटाई नहीं। फिर वह थोड़ा हैरान होकर बोला, बॉस, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, है ना? आप परियों जैसी सुंदर और देवताओं जैसी शक्तिशाली हैं। आप तो देवी होनी चाहिए। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह दे सकता था। रॉज दूसरी ओर तंज कसते हुए बोला, छोटू, क्या तुम वाकई हैलीवक प्रोवेंस के सबसे युवा विज्ञान चैंपियन हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हैलीवक अपनी उच्च प्रतिस्पर्धी एसएटी के लिए जाना जाता था और शीर्ष विज्ञान चैंपियन बड़े विश्वविद्यालयों द्वारा बहुत खोजा जाता था। वे प्रतिभाओं के बीच सर्वोत्तम थे। स्कॉट ने आत्मविश्वास से रॉज के सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। देखते हुए कि स्कॉट ने उसकी तंज को नहीं पकड़ा, रॉज ने आगे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच कैथरीन पहले ही प्रयोगों के सभी डेमो वीडियो देख चुकी थी और अपना विश्लेषण प्रदान कर चुकी थी। रॉज, प्रयोग का दूसरा चरण रोक दो। इस चरण में समस्या है, कैथरीन ने कहा। रॉज ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी प्रतिक्रिया पर विश्वास करना मुश्किल पाया। चीफ, क्या आप सुनिश्चित हैं? रॉज ने पूछा। जैसे ही उसने सवाल किया, रॉज ने अपनी गलती महसूस की और तुरंत माफी मांगी। चीफ, माफ कीजिए, मुझे आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए था। चीफ वास्तव में अत्यंत सक्षम थी। उनके पिछले प्रयोग सफल रहे थे और दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि रॉज अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वर्तमान प्रयोग में क्या समस्या थी। इस बार का उनका प्रयोग नवीनतम स्टेल्थ फाइटर जेट से संबंधित था, जो न केवल कॉम्पैक्ट था बल्कि विशाल पेलोड क्षमता भी रखता था। हालांकि यह अभी पहले परीक्षण चरण में था, लेकिन इसे पेश किए जाने पर यह नवीनतम और सबसे भयंकर हथियार बन जाएगा। ये राडार और सैटेलाइट निगरानी से भी बच सकता था और दुनिया को हिला सकता था। प्रयोग के पहले चरण में उनकी टीम ने कई परीक्षण किए थे और किसी समस्या की पहचान नहीं की थी। उन्होंने अपनी प्रगति टीम लीडर को रिपोर्ट की और दूसरे चरण के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से चीफ ने उन्हें इसे रोकने का आदेश दिया। कैथरीन उनके विचारों को जानती थी। वो उठी, लैब बेंच की ओर गई और 3D रिकंस्ट्रक्शन तकनीक का उपयोग करके प्रयोग दोबारा किया। आप यहाँ ये मान देखिए। हालांकि त्रुटियां नगण्य लगती हैं, यदि ये जमा हो जाएं तो घातक परिणाम हो सकते हैं, कैथरीन ने कहा। उसकी कैजुअल टिप्पणी रॉज और स्कॉट के दिलों में धमाका करने जैसी थी। उनके गर्वित प्रयोग में संभावित घातक दोष था और वे भाग्यशाली थे कि उनके चीफ ने इसे समय पर पकड़ लिया। अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। स्कॉट ने जल्दी से समस्या समझी और तारीफ की। आप सच में हमारे चीफ बनने की योग्य हैं। आप अद्भुत हैं। हम लंबे समय से शोध कर रहे थे और इतनी महत्वपूर्ण गलती नहीं देखी। रॉज की कैथरीन के लिए प्रशंसा आश्चर्य से गहरी सम्मान में बदल गई। ये भौतिकी की प्रतिभा, जिसे वैज्ञानिक समुदाय में उच्च सम्मान मिला था, अब उसने उन्हें उच्चतम सम्मान दिया। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, चीफ। मैं टीम को आवश्यक सुधार करने के लिए इकट्ठा करूंगा। वे गलतियां करने से नहीं डरते थे। उन्हें डर इस बात का था कि उन्हें उन गलतियों का पता लगाने की क्षमता नहीं है। कैथरीन में वह क्षमता थी और उसकी एक नज़र ने समस्या उजागर कर दी थी। चीफ, प्रयोगात्मक हथियार का अंतिम बैच तैनाती के लिए तैयार है। कई देशों ने हमसे बातचीत की है, जिसमें ऑल्टन ने सबसे उच्च मूल्य की पेशकश की है। ऑल्टन को अग्रणी शक्ति हथियार के रूप में जाना जाता था और उपकरण उन्हें सौंपना सर्वोत्तम परिणाम दे सकता था। कैथरीन ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि कैजुअली पूछा, ज़वक का क्या? रॉज ने उत्तर दिया, ज़वक ने भी हमसे बातचीत की है, लेकिन उनकी पेशकश ऑल्टन से थोड़ी कम है। ज़वक को दे दो, कैथरीन ने उत्तर दिया। कैथरीन की कैजुअल टिप्पणी ने अत्याधुनिक हथियार क्षेत्र का परिदृश्य बदल दिया। व्यापारिक मामलों के निपटने के बाद
रॉज ने कैथरीन की व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया और पूछा, चीफ, आप ओशनवाइल में कुछ और दिन रहेंगी? क्या आपको आवास की व्यवस्था करनी है? कैथरीन ने उत्तर दिया, मैं यहाँ कुछ और दिन रहूंगी। अगर प्रयोगों में कोई समस्या है, तुरंत मुझसे संपर्क करें। सामान्यतः संयमित और निष्क्रिय रॉज अब खुशी से झूम रहा था। उसने ऐसी बड़ी अवसर की उम्मीद नहीं की थी और इन कुछ दिनों का अधिकतम लाभ उठाने का संकल्प लिया। स्कॉट, दूसरी ओर, कैथरीन से मिलने की संभावना में अधिक रुचि रखता था। चीफ, क्या मैं फ्री समय में आपसे मिलने आ सकता हूँ? स्कॉट ने पूछा। चूंकि वह छोटा और असाधारण रूप से बुद्धिमान था, उसने दूसरों से अलग मार्ग अपनाया था और उसके विचार ताजगी और सीधे थे। कैथरीन ने हल्का सिर हिलाया और ग्रेसफुली कमरे से बाहर चली गई। कैथरीन को इतनी ग्रेसफुल तरीके से जाते देखकर स्कॉट उत्सुकता से पूछ बैठा, रॉज, चीफ लैब से कैसे बाहर निकल सकती हैं? यहाँ तो 108 सुरक्षा स्तर है ना। आबॉट लैबोरेटरी में प्रवेश और बाहर निकलना बेहद कठिन था। लैब में कई जटिल सुरक्षा उपाय मौजूद थे। स्कॉट पूरी तरह हैरान रह गया कि कैथरीन जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, वैसे बाहर जा रही थीं। रॉज ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई और सोच में पड़ गया कि टीम लीडर ने उसे इतनी बातूनी के साथ क्यों जोड़ा। वह लगभग चिढ़ चुका था। स्कॉट के लगातार सवालों के बीच रॉज ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं कि चीफ ने खुद ये सुरक्षा उपाय डिज़ाइन किए हैं? वो बाहर इसलिए जा सकती हैं क्योंकि इन्हीं मैकेनिज्म को उन्होंने बनाया है। स्कॉट रॉज के ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसे इस जानकारी को समझने में कुछ समय लगा। उसे केवल इतना पता था कि चीफ हथियार डिज़ाइन में जीनियस हैं, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह सुरक्षा उपाय बनाने में भी जीनियस हैं। अफवाह थी कि आबॉट लैबोरेटरी इतनी अजेय थी क्योंकि इसका मास्टर बिल्डर प्रसिद्ध मैकेनिज्म डिज़ाइन के मास्टर का एकमात्र शिष्य था। उसने समय के साथ मैकेनिज्म का ज्ञान लगातार विकसित और सुधार किया था। उसके द्वारा बनाए गए किसी भी मैकेनिज्म को डिक्रिप्ट करना नामुमकिन था। स्कॉट धीरे धीरे समझ पाया कि रॉज ने कहा कि चीफ ने खुद ये सुरक्षा उपाय बनाए हैं। इसका मतलब था कि चीफ लेजेंडरी मास्टर की एकमात्र शिष्य हैं। वो फिर से इस अद्भुत तथ्य पर चकित हुआ। आबॉट लैबोरेटरी की चीफ हथियार डिज़ाइन में जीनियस और लेजेंडरी मास्टर की एकमात्र वारिस थी। उनकी चीफ इतनी शक्तिशाली और बहुमुखी कैसे हो सकती हैं? स्कॉट ने सोचा। स्कॉट ने खुद को कैथरीन के सामने सिर्फ एक धूल के कण से ज़्यादा कुछ नहीं माना, जबकि वह हैलीवक का गर्व था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डंकन्स का मेंशन। ज़वक के सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क के मालिक के रूप में डंकन्स को दुनिया भर से हर दिन महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। उनकी एलीट टीम सबसे महत्वपूर्ण खबरों को चुनकर डंकन्स के प्रमुख को निर्णय के लिए प्रस्तुत करती थी। पैक्सटन ने नवीनतम इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्टडी में पहुंचाई, जहां उनके बॉस ब्रैंडन थे। मिस्टर डंकन, हमें खबर मिली है। आबॉट लैबोरेटरी के एडवांस्ड उपकरण का अंतिम बैच ज़वक को ऑल्टन की पेशकश से 10 पॉइंट कम कीमत पर बेचने का निर्णय लिया गया है, पैक्सटन ने कहा। हालांकि ये खबर ब्रैंडन के लिए आश्चर्यजनक नहीं थी। आबॉट लैबोरेटरी की रहस्यमयी चीफ को ज़वक के लिए विशेष लगाव था। उन्होंने देखा कि सभी उत्पादों में ज़वक के महत्वपूर्ण हितों के मामले में प्राथमिकता हमेशा ज़वक को दी जाती है, चाहे इसका मतलब कीमत कम करना और आय घटाना ही क्यों न हो। पैक्सटन के पास और भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसने कहा, मिस्टर डंकन, हमने एक संदेश इंटरसेप्ट किया है। आबॉट लैबोरेटरी ने नवीनतम पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित किए हैं और पहला परीक्षण चरण पहले ही पूरा हो चुका है। इस संदेश को उस समय केवल 3 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया था। जब ये खबर बाहर आएगी, ये निश्चित रूप से हलचल मचा देगी। कोई भी फैक्शन या शक्ति इस स्टेल्थ फाइटर को प्राप्त करे, ये निस्संदेह एक राष्ट्रीय खजाना बन जाएगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, हमारे लोग आबॉट की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। जैसे ही कोई खबर मिले, मुझे सूचित करें। हम ये हथियार किसी अन्य देश के हाथ नहीं पड़ने देंगे।
मिस्टर डंकन, आप निश्चिंत रहें। पैक्सटन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आश्वासन दिया, क्योंकि यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता। अधिकृत मामलों को संभालने के बाद ब्रैंडन ने पैक्सटन को अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था करने का आदेश दिया। कल के लिए मेरे लिए ओशनवाइल की फ्लाइट का इंतजाम करो। ओशनवाइल, पैक्सटन थोड़े आश्चर्य से बोला, मिस्टर डंकन, क्या आप मिस स्वॉन से मिलने जा रहे हैं? ब्रैंडन ने हल्का सिर हिलाया। कल प्रतियोगिता का दिन था और उसकी लड़की इस समय आराम कर रही होनी चाहिए। वो नहीं चाहता था कि नींद की कमी से उसका प्रदर्शन प्रभावित हो। पैक्सटन ने ब्रैंडन का उत्तर सुनकर चुपचाप इस बात को अपने दिल में नोट किया। उसे लगा कि ब्रैंडन कैथरीन के प्रति और अधिक लगाव दिखा रहे हैं। यही वजह थी कि ब्रैंडन, जो कभी ओवरटाइम नहीं करता, कल रात देर तक काम कर रहे थे ताकि कार्य पहले पूरा कर सके और अगले दिन कैथरीन से मिलने ओशनवाइल पहुंचे। उसे लगा कि ब्रैंडन रात के बीच में सिंगल्स के प्रति स्नेह दिखा रहे हैं। ये दिन धीरे धीरे और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे थे। अगले दिन रोनन सुबह जल्दी 8वें फ्लोर पर पहुंचा और कैथरीन के दरवाजे पर खटखटाया। कैथरीन, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, कृपया उठाए और खाए, रोनन ने कहा। वे जल्द ही वेन्यू जाने वाले थे, इसलिए रोनन ने ज्यादा नहीं बनाया, बस कैथरीन के पसंदीदा कुछ व्यंजन। कैथरीन अभी भी आधी नींद में थी और उसने चुपचाप उसे दिया गया खाना चबाया, अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाते हुए, सब कुछ तैयार है। चिंता मत करो, कैथरीन। मैं गारंटी देता हूँ कि आज सब कुछ स्मूथली होगा और हम सबकी आंखें जरूर चमका देंगे, रोनन ने जवाब दिया। साधारण नाश्ते के बाद रोनन ने कैथरीन का बैकपैक उठाया और बाकी टीम में शामिल हो गया। कैथरीन अपनी सीट पर सामान्य रूप से झुकी रही और वेन्यू में आंखें बंद करके आराम किया। वो पिछली रात देर से लौटी थी और रॉज से सामग्री प्राप्त की थी, जिसके लिए उसे प्रयोगात्मक डेटा समीक्षा करनी थी। अंततः वह आधी रात तक काम करती रही। कैथरीन को अच्छी तैयारी के लिए कुछ आराम की जरूरत थी। ब्रायन और रोनन उसके बॉडीगार्ड्स की तरह उसके दोनों तरफ बैठकर सुनिश्चित कर रहे थे कि वो बिना व्यवधान के आराम कर सके। वे वेटिंग एरिया में बैठी हुई थीं और अन्य प्रतियोगियों से घिरे हुए थे। कई लोग कैथरीन की टीम के बारे में जानते थे, खासकर क्योंकि उन्हें लेजेंडरी ग्रेसन क्लिफर्ड से इतनी उच्च प्रशंसा मिली थी। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि ग्रेसन खुद कैथरीन की टीम को कैरी करते हैं। कैथरीन की टीम का ट्रीटमेंट कई लोगों की ईर्ष्या का कारण था। एमा हेजल अपने टीममेट्स के साथ वेटिंग एरिया में बैठी थी और उसके टीममेट्स एमा और कैथरीन के राइवलरी से अवगत थे। वे कैथरीन को पसंद नहीं करते थे। एमा के टीममेट्स भी सार्कास्टिक हो गए जब उन्होंने देखा कि कैथरीन इस समय सो रही है। कनेक्शंस होना अच्छा है। हमें उदाहरण के रूप में लें, हमने पूरी रात मेहनत की और वह यहाँ सोने आई। जब प्रदर्शन का समय होगा, वह केवल एक साधारण रूटीन से मेंटर्स से आसानी से हाई स्कोर ले सकती है। क्या उन्हें पियरलेस ग्रेसन के सपोर्ट के बिना वोट मिलने की चिंता है? चूंकि ग्रेसन के पास मैसिव फैन बेस था, उसके फैंस स्वाभाविक रूप से उस टीम का समर्थन करेंगे जिसे वह पसंद करता था। आज के फाइनल्स में जजेस प्रदर्शन को स्कोर करेंगे और सभी व्यूअर जो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, वोट देंगे। इन दोनों का संयोजन अल्टीमेट चैंपियन निर्धारित करेगा। इसलिए अंतिम परिणाम आज की प्रतियोगिता के बाद ही उपलब्ध होंगे। ये स्कोरिंग मेथड काफ़ी सामान्य था। बड़े पैमाने की कॉम्पिटिशन्स के लिए सब्सटैंशियल फंडिंग की ज़रूरत होती थी और यह वोटिंग मेथड रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता था। हालांकि ये कंटेस्टेंट्स के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि उन्हें जजेस से पॉजिटिव फीडबैक और फैन सपोर्ट की आवश्यकता थी। कुछ अत्यधिक लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स के लिए ये स्कोरिंग मेथड विशेष रूप से एडवांटेजस था। ये फॉर्मेट अत्यधिक लोकप्रिय कंटेस्टेंट्स जैसे कैथरीन और एमा के लिए विशेष रूप से एडवांटेजस था। एमा की नज़र कैथरीन की ओर धीरे धीरे तीखी हो गई। वह यह मान चुकी थी कि वह कैथरीन से मुकाबला कर सकती है और चैंपियनशिप जीत सकती है। पहले की तरह नहीं, इस बार कैथरीन स्वॉन की टीम दूसरे आखिरी समूह में आई। रोनन ओकोना ने कैथरीन को परिणाम बताते हुए कहा, कैथरीन,
हम दूसरे आखिरी समूह में हैं, इसलिए हमें काफी इंतजार करना होगा। रोनन को लगा कि कैथरीन को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उनकी टीम को प्रतियोगिता के समूह क्रम की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, और अगर वे जल्दी समाप्त कर देते तो पहले निकल सकते थे। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए कैथरीन बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। वास्तव में उसका मूड काफी हल्का था। बिल्कुल ठीक, हम पीछे हैं, तो मैं थोड़ी नींद ले लूंगी, कैथरीन ने कहा। कैथरीन, आराम से सो जाओ, जब समय होगा मैं जगाऊंगा, रोनन ने ध्यानपूर्वक कहा और फिर परिणाम व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया। दूसरे सदस्य, जैसे यसीनिया डंकन, क्लासेस की वजह से व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सके, लेकिन वे सभी उत्सुकता से अपने फोन पर इंतजार कर रहे थे और प्रतियोगिता देखने के लिए तैयार थे। कभी कभी पुराने प्रतिद्वंद्वी अनायास ही फिर मिल जाते थे। एमा की टीम कैथरीन की टीम से लाइनअप में बस थोड़ी आगे थी, लेकिन लियाना स्वॉन की टीम असामान्य रूप से शांत थी, कोई हलचल नहीं थी, जिससे रोनन थोड़ा अचंभित हुआ। ये लोग सामान्यतः हमेशा परेशानी मचाना पसंद करते थे, तो अचानक इतने शांत क्यों हैं? ये सच में समझ से बाहर है, रोनन ने सोचा। एमा हमेशा कैथरीन को नीचा दिखाती रही थी, उसे बस एक जोकर मानकर जो खुद खड़ा नहीं हो सकता। पहले की मुलाकात के कारण कई लोग कैथरीन और एमा की तुलना करने लगे थे। अब एमा का मंच पर प्रदर्शन करने का समय था। जब वो मंच की ओर बढ़ी, उसने बगल में सो रही कैथरीन की तरफ देखा और उसे नज़रअंदाज करने जैसा महसूस हुआ। इस तरह सो रही है और मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती है। मुझे तो अपनी कला से ही कैथरीन को हरा देना है। चैंपियनशिप तो मेरी ही है, एमा ने सोचा। एमा ने मंच पर जाकर अपने प्रदर्शन शैली को चुना और परिणाम ने कई लोगों को चौंका दिया। ये डांस प्रदर्शन था। एमा की ताकत संगीत थी, न कि नृत्य, लेकिन उसने घबराहट या चिंता के कोई संकेत नहीं दिखाए। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, उसने तुरंत ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि एमा, जो संगीत में जानी जाती थी, आधुनिक नृत्य खंड में अद्भुत प्रदर्शन कर रही थी। उसका फ्लॉलेस प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। कई लोगों का मानना था कि इस वर्ष की चैंपियनशिप निश्चित रूप से एमा की होगी, क्योंकि उसने उस क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया था जिसमें वह विशेष नहीं थी। कैथरीन की टीम के रोनन और अन्य एमा के प्रदर्शन में खास रुचि नहीं रखते थे। उन्हें देखने की कोई इच्छा नहीं थी और वे उत्सुकता से कैथरीन की टीम के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। जैसे सभी अन्य समूहों को करना था, कैथरीन की टीम ने भी प्रदर्शन शैली खींची। क्लासिकल संगीत उनकी ड्रॉ थी और कैथरीन ने कार्ड रोनन को दिया। रोनन ने धीरे से कहा, कम से कम ये डांस से बेहतर है। डांस उनकी टीम का सबसे कमजोर पहलू था। कई लोग कैथरीन की टीम के प्रदर्शन के लिए उत्साहित थे, खासकर क्योंकि उन्होंने कई सार्वजनिक प्रदर्शन किए थे जिनमें आधुनिक संगीत और गिटार जैसे वाद्य शामिल थे। अब कोई नहीं जानता था कि वे क्लासिकल संगीत का उपयोग कैसे करेंगे। कुछ तैयारियों के बाद उनका प्रदर्शन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। ड्राई आइस की धुआं उठने लगी और पूरे मंच को धुंधले माहौल में बदल दिया, इसे एक सपनों जैसा रूप दे दिया। जैसे ही दर्शक ये सोच रहे थे कि वे क्या प्रदर्शन करने वाले हैं, मैंडोलिन की मधुर ध्वनि ने वातावरण भर दिया। मंच पर बने कृत्रिम जल और धुंध के साथ ये तुरंत दर्शकों को सपनों की दुनिया में ले गया। मैंडोलिन को बेहद सुंदर और मधुर रूप से बजाया गया। जैसे ही पहला क्लाइमैक्स समाप्त हुआ, बांसुरी की ध्वनि भी जुड़ गई, संगीत को और ऊंचाई दी। धुंध धीरे धीरे छंट गई और कलाकारों का दृश्य सामने आया। सफेद पोशाक पहने एक लड़की ने मैंडोलिन बजाई, उसका खूबसूरत चेहरा गर्व और प्रभुत्व दिखा रहा था। उसकी निपुण उंगलियों से तारों को बजाते हुए संगीत और अधिक मधुर और मनमोहक बन गया। दो हैंडसम युवक उसके पीछे खड़े थे। उनकी बांसुरी मैंडोलिन की धुन के साथ पूरी तरह मेल खाती थी, संगीत को चरम पर ले जा रही थी। प्रदर्शन के अंत तक पूरा दर्शक वर्ग मंत्रमुग्ध था। संगीत खत्म होने तक
ऐसा लग रहा था जैसे दर्शक वास्तविकता में लौट ही नहीं पाए। ग्रेसन क्लिफर्ड दर्शकों में बैठा था, कैथरीन के अद्भुत प्रदर्शन को ध्यान से देख रहा था। उसकी तारीफ उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। केवल कैथरीन ही पूरी तरह कंपोज नजर आई। अपने प्रदर्शन के बाद उसने इंस्ट्रूमेंट्स ग्रेसफुली रखे और मंच से उतर गई। कैथरीन बैकस्टेज में ग्रेसन से टकराई। वह कैथरीन का इंतजार कर रहे थे और जब वह आई, वह पहले से वहीं थे। मेरा इंतजार कर रहे थे? कैथरीन ने पूछा। ग्रेसन का हैंडसम चेहरा हल्की मुस्कान में बदल गया और उसने कैथरीन को जेंटल नजरों से देखा। हाँ, उसने यह नहीं छिपाया कि वह विशेष रूप से कैथरीन का इंतजार कर रहे थे। कैथरीन, इस बार आपका प्रदर्शन बहुत शानदार था। मैंडोलिन बजाए इतने समय हो गए और मैंने ऐसा मौका कभी उम्मीद नहीं की थी, ग्रेसन ने तारीफ की। सिर्फ मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं होता, कुछ लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं। ग्रेसन जानते थे कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करें, वो कैथरीन के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। कैथरीन केवल प्राकृतिक प्रतिभाशाली नहीं थी, वह व्यक्ति थी जिन्हें आकाशीय आशीर्वाद मिला था। इसलिए ग्रेसन उनकी प्रशंसा और सम्मान करते थे। कैथरीन जब मैंडोलिन पैक करने वाली थी, ग्रेसन ने मदद करने की पहल की। कैथरीन, मुझे इसे संभालने दें। पिछले समय में जब वो कैथरीन के साथ थे, ये काम उनकी जिम्मेदारी थी। रोनन अपने कंप्यूटर में अब्जॉर्ब्ड था और ये पारंपरिक संगीत वाद्य उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। ग्रेसन ने इंस्ट्रूमेंट्स को संभालते हुए कैथरीन को आराम से बैठा देखा और उसे यह काम संभालने दिया। ग्रेसन ने इंस्ट्रूमेंट्स को व्यवस्थित रूप से रखने के बाद कैथरीन से कहा, कैथरीन, आज रात साथ में डिनर करें। मिले बहुत समय हो गया, समय आने पर बात करेंगे। मुझे कुछ काम है, कैथरीन ने जवाब दिया। वह ओशनवाइल सिर्फ प्रतियोगिता के लिए नहीं थी, बल्कि आबॉट लैबोरेटरी के मामले के कारण भी थी। उसे पता था कि रोज शाम को उसे खोज सकता है, इसलिए वह ग्रेसन के साथ तुरंत डिनर नहीं कर सकती। कैथरीन का जवाब सुनकर ग्रेसन ने उसे और परेशान नहीं किया। ठीक है, बाद में बता दूंगा। अगर तुम फ्री हो, हम साथ में डिनर कर सकते हैं। ठीक है, कैथरीन ने हल्की आवाज में उत्तर दिया और धीरे धीरे उठी। उसने अपने हाथ जेब में रखे और जाने की तैयारी की। इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना, मैं पहले जा रही हूँ, कैथरीन ने कहा। कैथरीन ने ये कहते ही निकल गई। कैथरीन के जाने के बाद ग्रेसन उसकी दिशा में देखते रहे और सोच में खो गए। किसे पता नहीं था, पास ही कोई उनकी हर हरकत को करीब से देख रहा था। बैकस्टेज क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद कैथरीन ने रोनन और ब्रायन को अपने इंतजार में पाया। रोनन ने देखा कि कैथरीन अब अपना इंस्ट्रूमेंट केस नहीं पकड़े हैं और उसे थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, कैथरीन, तुम्हारी मैंडोलिन कहाँ है? कैथरीन ने कैजुअल जवाब दिया, मैंने इसे ग्रेसन को दे दिया। रोनन ने ये सुनकर राहत महसूस की कि यह ग्रेसन को दे दी गई, लेकिन उन्होंने छिपकर बात करने की कोशिश नहीं की और आसपास के कई प्रतियोगियों ने उनकी बातचीत सुन ली। उनके कैथरीन के प्रति एक्सप्रेशंस बदल गए, लेकिन कैथरीन ने आसपास की प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की। सब कुछ पैक होने के बाद वह जाने के लिए तैयार थी। उसके पास यहाँ समय बिताने का कोई मौका नहीं था। रोनन और ब्रायन स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे अगले दिन कासिया लौटने वाले थे, इसलिए रोनन ने सुझाव दिया, आज रात ओशनवाइल में अच्छा समय बिताएं। ब्रायन सहमति देने ही वाला था कि उसने अचानक सामने एक आकृति देखी और रोनन के कंधे से टकरा गया। उसने कहा, बोलने से पहले सामने देखो। रोनन ओकोना थोड़ी देर के लिए चौंक गया जब उसने ऊपर देखा और तभी समझा कि आगे ब्रैंडन डंकन खड़े हैं। ये आदमी हमारी हर जगह क्यों पीछा कर रहा है? क्या ये परेशान नहीं करता? रोनन ने बुदबुदाया। ब्रायन ने उसे तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा, उसका चेहरा पूरे तिरस्कार से भरा हुआ था। बच्चे, क्या तुम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हो? मेरे अंकल की बुराई करने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे उससे डर नहीं लगता। रोनन ने विरोध किया। एम्फ, ब्रायन ने ठंडी तर्ज में हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, डर नहीं लगता।
रोनन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह बहस करना चाहता था लेकिन समझ गया कि वह वास्तव में ब्रैंडन के सामने कुछ नहीं है, इसलिए चुप रहा। फिर भी वह कुछ हद तक असहज था। उसने कैथरीन के पास जाकर कुछ मोहित होने की कोशिश की। कैथरीन, हम शायद ही कभी ओशनवाइल आते हैं और हमने प्रतियोगिता जीत ली। क्या हम आज रात साथ में जश्न नहीं मना सकते? मुझे तुमसे साथ खाना खाए हुए काफी समय हो गया। कैथरीन हाल ही में अपने अपार्टमेंट में रह रही थी और ब्रैंडन द्वारा व्यक्तिगत रूप से पकाई गई खाने का आनंद ले रही थी। इसलिए वास्तव में उसे बाहर खाने में काफी समय हो गया था। रुको, कैथरीन ने ये शब्द रोनन को फेंके और फिर ब्रैंडन के पास चली गई। उसे ओशनवाइल में इस आदमी की अचानक उपस्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और उसकी शुरू में ठंडी आंखें उस आदमी पर पड़ीं तो वे नर्म हो गईं। काम पूरा हो गया? कैथरीन ने पूछा। आदमी ने कैथरीन को प्यार से देखा, थोड़ी भौं उठाए, आंखों के कोनों में हल्की मुस्कान और सिर हिला दिया। अगला क्या है? ब्रैंडन ने पूछा। आदमी ने निर्णय कैथरीन को सौंप दिया जिससे वह व्यवस्था कर सकें। प्रतियोगिता खत्म हो गई है। रोनन और बाकी लोग साथ में भोजन करना चाहते हैं, कैथरीन ने कैजुअली जवाब दिया। ब्रैंडन ने उसका सिर हल्के से सहलाया, चेहरा इंडल्जेंस से भरा हुआ। ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, ब्रैंडन ने कहा। ठीक है, कैथरीन ने सहज भाव से जवाब दिया। आदमी ने कहा कि वह इसे संभाल लेंगे, इसलिए निश्चित रूप से सब व्यवस्थित होगा और उसे और चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ब्रैंडन के साथ कार में बैठने के बाद पैक्सटन, जो ड्राइवर सीट पर था, तुरंत स्थिति की रिपोर्ट दी। मिस्टर डंकन, प्राइवेट रूम तैयार है। यह मेडो रेस्टोरेंट में है और मैंने लोकेशन आपको भेज दी है, पैक्सटन ने कहा। ब्रायन और रोनन एक कार में बैठे और वह रोनन को वहां ले जाएगा। आधा घंटा बाद ब्रैंडन की कार ओशनवाइल के सबसे प्रसिद्ध प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट मेडो रेस्टोरेंट के सामने रुकी। ये रेस्टोरेंट प्रसिद्ध था और सीट आरक्षण पहले से ही अगले साल तक बुक थे। लेकिन मालिक ने एक विशेष प्राइवेट रूम तैयार किया था जो नियमित ग्राहकों के लिए खुला नहीं था, केवल महत्वपूर्ण अवसरों और प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये पिछली बार तब इस्तेमाल हुआ था जब पास के देश का एक प्रतिष्ठित अधिकारी ओशनवाइल आया था। स्थानीय अधिकारी उसे ओशनवाइल की विशेष डिश का अनुभव देने के लिए व्यवस्था करते थे। कार से उतरने के बाद कैथरीन, ब्रायन और रोनन ने ब्रैंडन का पालन किया। रोनन उत्साहित था, भले ही उसने लोकेशन तय नहीं की थी, लेकिन कैथरीन के साथ जश्न मनाने का मौका मिलने से वह खुश था। प्राइवेट रूम सामान्य भोजन क्षेत्र से अलग थे। ये तीसरी मंजिल पर थे और पहुंचने के लिए अलग लिफ्ट की जरूरत थी। मेडो रेस्टोरेंट का मालिक प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था और ब्रैंडन को कैथरीन लाते देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। मिस्टर डंकन, बहुत समय हो गया। मेडो रेस्टोरेंट में स्वागत है। मिस्टर डंकन, मिस्टर लैम्बर्ट और मिस्टर लेन भी ओशनवाइल आए हैं। वे प्राइवेट रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रैंडन ने बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के सिर हिलाया। कैथरीन ने अंदाजा लगाया कि मालिक द्वारा बताए गए मिस्टर लैम्बर्ट और मिस्टर लेन शायद ट्रस्टन लैम्बर्ट और एडन लेन हैं। इन दोनों के अलावा कोई ब्रैंडन की वेयरअबाउट्स नहीं जान सकता था। जैसा उम्मीद थी, प्राइवेट रूम में जाने से पहले ही उन्होंने ट्रस्टन और एडन के बीच बहस सुन ली। ये दोनों प्राकृतिक दुश्मन थे, मिलने पर हमेशा बहस करते रहते थे, जैसे अगर वे कुछ शब्द नहीं कहेंगे तो असहज होंगे। मेडो रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें प्राइवेट रूम के प्रवेश द्वार तक ले गया और फिर सम्मानपूर्वक चला गया। मिस्टर डंकन, कृपया, कमरे में एक सेवा घंटी सीधे मेरे ऑफिस से जुड़ी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कृपया स्वतंत्र रूप से कहें। प्राइवेट रूम के अंदर अलग अलग ग्राहकों के लिए सेवा घंटियां उपलब्ध थीं। नियमित ग्राहकों के लिए केवल वेटर स्टाफ को बुला सकते थे, लेकिन ब्रैंडन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए सेवा घंटी सीधे मालिक के ऑफिस से जुड़ी थी। ब्रैंडन ने कैथरीन को प्राइवेट रूम में लाया। सभी के प्रवेश करने के बाद
मेडो रेस्टोरेंट का मालिक खुद दरवाजा बंद करके चला गया। साइड में मुख्य प्रबंधक ने चौंकते हुए चुपचाप पूछा, बॉस, ये महत्वपूर्ण मेहमान कौन है? आपने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवा क्यों दी? उसने सोचा, पिछली बार जब पास के देश का अधिकारी आया था तो उसके बॉस ने केवल संक्षिप्त बैठक की थी और व्यक्तिगत रूप से सेवा नहीं दी थी। मेडो रेस्टोरेंट का मालिक अपने अधीनस्थ को रहस्यमय और गूढ़ दृष्टि से देखता है और रहस्यमय स्वर में कहता है, ये सभी असाधारण लोग हैं जिनकी दृष्टि अद्वितीय है। उन्हें अच्छी तरह सेवा दें। किसी को नाराज करना ओशनवाइल में हमारे व्यवसाय का अंत कर देगा। प्रबंधक ने घबराते हुए सिर हिलाया। उसने समझा कि अगर बॉस ऐसा कहते हैं तो इन मेहमानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक छोटे खिलाड़ी के रूप में वो उन्हें नाराज नहीं कर सकता था और केवल अच्छी सेवा दे सकता था। प्राइवेट रूम में ट्रस्टन ने कैथरीन और बाकी लोगों को प्रवेश करते देख हाथ ताली बजाई। कैथरीन, आपका आज का प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। ईडन और मैं विमान में इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन अगले ही क्षण ट्रस्टन ने दर्दनाक चीख मारी। उसने अपने पैर को पकड़ा और ईडन की ओर घूरा। क्या बकवास है, तुमने मेरे ऊपर क्यों कदम रखा? ईडन ने इस आदमी को देखते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने उसे बचाने का फैसला नहीं किया और बस आंखें घुमाकर उसे खुद के संभालने दिया। जैसे ही ट्रस्टन ने बोलना समाप्त किया, उसने पीछे से एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। उसने सिर घुमाया और ब्रैंडन की बर्फ जैसी आंखों से मिला। गहरी, तीव्र दृष्टि में उसकी आंखें जैसे ट्रस्टन में सीधे दो तेज तलवारें घोंप रही हों। डर से वह पूरी तरह कांप उठा और अंततः समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से समझाया, यह एक गलतफहमी है, मिस्टर डंकन। हमारा कैथरीन की इच्छा करने का कोई इरादा नहीं था। हम बस सोच रहे थे कि आज उसका प्रदर्शन बहुत शानदार था और हम। ईडन ने जल्दी हस्तक्षेप किया क्योंकि वह चिंतित था कि ट्रस्टन अधिक स्पष्टीकरण देकर खुद को और गहरे संकट में डाल देगा। उसने टेबल से प्री डिनर फलों की प्लेट उठाए और ट्रस्टन के मुंह में डाल दी, कहते हुए, और खाओ, और अब तुम और कुछ नहीं बोल सकते। ट्रस्टन ने ईडन को तीखी नज़र से देखा लेकिन उसने मान लिया, समझते हुए कि ईडन उसकी मदद कर रहा है। इसलिए उसने ईडन के साथ बहस नहीं की। कैथरीन ने अपना फ़ोन उठाया जो टेबल पर रखा था और कॉल का जवाब देने लगी। स्कॉट लंबे समय से कैथरीन का नंबर पाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार बहुत प्रयास के बाद उसे मिल गया। कल रात उसने महसूस किया कि कैथरीन परिचित लग रही थी और आज इंटरकॉलेजिएट प्रतियोगिता देखकर उसने आखिरकार समझा कि वह इतनी परिचित क्यों लग रही थीं। उसने किसी वेबसाइट पर एक वीडियो देखा था जिसमें कैथरीन का प्रदर्शन था और जिसको 10 करोड़ से अधिक लोग देख चुके थे। उसने उस संक्षिप्त झलक में मोहित हो गया था। अब जब वह जान गया कि कैथरीन ने प्रतियोगिता पूरी कर ली है तो वह उनसे संपर्क करने और मिलने का मौका बनाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीफ इतनी उत्कृष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाली होंगी। चीफ, क्या हम आपको डिनर के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? स्कॉट ने धीरे से अपने विचार व्यक्त किए क्योंकि उसे डर था कि कैथरीन मना कर देंगी। उसने यहाँ तक भी विनती की, चीफ, कृपया हमें एक मौका दें। कैथरीन स्वॉन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कॉट थियो से कहा कि वह दोस्तों के साथ डिनर कर रही है। अगर चाहो तो तुम भी आ सकते हो। स्कॉट बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कैथरीन से मिलना। जरूरत पड़ी तो वह खड़े खड़े खा लेता, लेकिन मौका नहीं छोड़ता। कैथरीन का जवाब पाकर वह उत्साहित हो गया और तुरंत रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद चीफ। कृपया मुझे एड्रेस दीजिए। रॉज और मैं तुरंत पहुंच रहे हैं। ये शरारती लड़का तो मौका पाकर रॉज को भी साथ ले आया। कैथरीन को लगा कि वो काफी दिलचस्प इंसान है। ये जानते हुए कि वे ओशनवाइल में कुछ समय से थे, उसने मान लिया कि उन्हें मेडो रेस्टोरेंट का पता होगा और वही नाम स्कॉट को बता दिया। फोन रखने के बाद उसने ब्रैंडन से जिक्र किया। उसने कहा, मेरे 2 दोस्त ओशनवाइल आ रहे हैं। ठीक है, ब्रैंडन डंकन ने नर्म स्वर में जवाब दिया। पास खड़े पैक्सटन ने इशारा समझा और उन्हें लेने चला गया।
दोस्तों की बात करते हुए कैथरीन को ग्रेसन याद आया। रोनन, ग्रेसन से संपर्क करो और पूछो क्या वह आ रहा है, कैथरीन ने तुरंत कहा। रोनन हंसते हुए बोला, कैथरीन, ग्रेसन ने मुझे 10 मिनट पहले ही कॉल किया था। मैंने उसे बताया कि हम मेडो रेस्टोरेंट में हैं और उसने कहा कि वो गाड़ी का इंतजार कर रहा है, आते ही मिल जाएगा। ग्रेसन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, वह कैसे भूल सकता था। कैथरीन के ओशनवाइल वाले दोस्तों के बारे में रोनन को कोई जानकारी नहीं थी। वह जानता था कि कैथरीन का ओशनवाइल में एक बेहतरीन लैब है, लेकिन वह उसका प्रोजेक्ट था और रोनन की उसमें ज्यादा भागीदारी नहीं थी, इसलिए उसे लैब के सदस्यों के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही खाना आया, प्राइवेट रूम का दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। रोनन ने दरवाज़ा खोला और पैक्सटन कुछ लोगों को लेकर अंदर आया। सबसे पहले अंदर आए ग्रेसन, एक मशहूर आइडल स्टार जिसे हर कोई पहचानता था। बाकी दो केवल कैथरीन को ही परिचित थे। रॉज, काले शर्ट में, लंबा और आकर्षक था। उसके बगल में खड़ा स्कॉट, रोनन से भी कम उम्र का लग रहा था। उसने हुडी और बेसबॉल कैप पहन रखी थी, जो उसे और भी नौजवान दिखा रही थी। जैसे ही स्कॉट ने कैथरीन को देखा, उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठीं। चीफ, मैं आ गया, वह चिल्लाया और लगभग दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था। शुक्र है, रॉज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी कॉलर पकड़कर रोक लिया। रोक दिए जाने पर स्कॉट थोड़ा नाराज हुआ। उसने रॉज को घूरा और आंखों से सवाल किया। रॉज ने उसे ठंडी नज़र से देखा और कहा, क्या तुम्हें याद नहीं मैंने निकलने से पहले क्या कहा था? स्कॉट ने तुरंत अपनी गलती समझी और शांत हो गया। फिर कैथरीन को दोबारा धीरे से बोला, कैथरीन, मैं आ गया, कृपया बैठो, कैथरीन ने इशारे से पास की खाली सीट दिखाते हुए कहा। बाकी लोगों ने स्कॉट का चीफ कहना अजीब तो पाया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर रोनन का चेहरा स्कॉट के आते ही थोड़ा बिगड़ गया। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, ये क्या मुसीबत है। कैथरीन को पाने की दौड़ में एक और लड़का आ गया। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। स्कॉट बैठते ही देखता है कि उसके पास ग्रेसन है। भले ही स्कॉट जवान था, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी रखता था। ग्रेसन को देखते ही उसकी आंखें फिर चमक उठीं। ओह माय गॉड, मैं पियरलेस ग्रेसन के साथ एक ही टेबल पर बैठा हूँ। क्या ये सच है? मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, स्कॉट बोला। कैथरीन के दोस्त जैसे ग्रेसन हमेशा खुले दिल से मिलते थे। हेलो, मैं ग्रेसन हूँ, आपके साथ भोजन करने का अवसर पाकर खुशी हुई, ग्रेसन ने स्नेहपूर्वक कहा। स्कॉट भले ही मासूम था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। वह जानता था कि ग्रेसन जैसा मशहूर आइडल अगर यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब कैथरीन से उसका गहरा संबंध है। उसकी कैथरीन के प्रति प्रशंसा और बढ़ गई, और वह आंखों में चमक लिए बोला, कैथरीन, आपके सारे दोस्त कमाल के हैं। कैथरीन हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती रही। उसे लगा कि स्कॉट जैसे किशोर को नापसंद करना मुश्किल है। वह प्यारा, मीठा और मासूम सा आकर्षण रखता था। दूसरी ओर रॉज ने चुपचाप आंखें घुमाई और मन ही मन अफसोस किया कि उसने इस लड़के को कैथरीन से मिलवाया। उसने स्कॉट को इशारे से चुप रहने का संकेत दिया। संकेत पाते ही स्कॉट ने अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप खाने में लग गया। मेडो रेस्टोरेंट ने सचमुच ओशनवाइल के नंबर 1 प्राइवेट किचन के नाम को साबित किया। हर डिश न सिर्फ कलात्मक रूप से सजाई गई थी, बल्कि स्वादिष्ट भी थी। ताज़ा परोसी गई एबलोनी तो खास तौर पर बेमिसाल लग रही थी और बहुत ताज़ा दिख रही थी। कैथरीन ने उसे देखते हुए हल्का भौहें सिकोड़ ली और कटलरी नहीं उठाई। अगले ही पल पूरी तरह छिली हुई एबलोनी उसके सामने रखी गई। साथ ही एक गहरी लेकिन कोमल आवाज़ सुनाई दी, इसे ट्राई करो। अगर पसंद आया तो और भी छील दूंगा। एबलोनी का मांस पारदर्शी और बेहद ताज़ा था। आदमी की पीलिंग स्किल्स इतनी निपुण थी कि मांस पूरी तरह इंटैक्ट रहा और उसने शेल से हर हिस्सा सावधानी से निकाला था। कैथरीन ने फोक उठाया और उस छिली हुई एबलोनी को मुंह में डाल लिया।
साइड में रोनन ने देखा कि कैथरीन खाने लगी है और चुपचाप आधा छिला हुआ झींगा खुद ही मुंह में डाल लिया। चूंकि कैथरीन को उसकी जरूरत नहीं थी, उसने खुद ही अपना ध्यान रखा। स्कॉट, जिसके पास रॉज ने बात करने की इजाजत नहीं दी थी, केवल स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था और चुपचाप फोन चला रहा था। अचानक उसने चीख मार दी, आह! सभी ने तुरंत खाना रोक दिया और उसकी ओर देखा। रॉज ने माथा पकड़ा और बड़बड़ाया, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? जरा शांत हो सकता है। स्कॉट ने घबराकर रॉज का हाथ पकड़ लिया और कैथरीन की ओर देखा। चीफ, कोई आपको इंटरनेट पर बुरा भला कह रहा है। उसकी बेचैनी देखकर वह सही संबोधन भी भूल गया। अगले ही पल सबने अपने फोन निकाले और ट्विटर खोला। कैथरीन, जो केंद्र में थी, जरा भी परेशान नहीं दिखी। उसने अपना फोन तक नहीं उठाया। उसे पता था कि कोई उसे बताने वाला है, तो चिंता की जरूरत नहीं थी। ब्रैंडन भी पूरी तरह शांत था। उसने धीरे धीरे एबलोनी का शेल हटाकर उसका ताज़ा मांस कैथरीन की प्लेट में रखा, फिर हाथ अच्छी तरह साफ किए और अपना फोन उठाया। साइड में बैठे ट्रस्टन किसी और से ज्यादा चिंतित और बेचैन दिखे। वह तो खुद से ज्यादा कैथरीन के लिए परेशान था। मिस्टर डंकन, सच में कोई कैथरीन को बुरा भला कह रहा है? आप देखिए, ट्रस्टन बोला। ब्रैंडन ने फोन लिया और ट्विटर पोस्ट्स पर नजर डाली। उसकी गहरी आंखें और गंभीर हो गईं और उसकी आभा अचानक और प्रखर हो उठी। ऑड्री स्वॉन सेट पर उत्साह से शूटिंग कर रही थी। ब्रेक के दौरान किम मॉरस घबराए हुए से वहां पहुंचे। उनका चिंतित चेहरा देखकर ऑड्री भी थोड़ी घबरा गई। किम, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी क्यों आए हो? ऑड्री ने पूछा। ऑड्री, क्या तुमने अपने फैंस को कैथरीन स्वॉन के लिए वोट करने के लिए कहा था? किम ने गंभीरता से पूछा। ऑड्री ने कुछ पल झिझककर सिर हिलाया। हाँ, कैथी हाल ही में यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में भाग ले रही है, इसलिए मैंने अपने फैंस और एवा से उसे सपोर्ट करने के लिए कहा। एवा ऑड्री के फैन क्लब की सीनियर सदस्य थी, जो अक्सर ऑड्री से जुड़ी रहती और प्रमोशन का काम संभालती थी। इस बार ऑड्री ने कैथी की प्रतियोगिता में उसका समर्थन करने के लिए ट्विटर पर भी घोषणा की थी। एवा ने इसमें उसकी मदद की थी। किम ने भौहें सिकोड़ते हुए नाराजगी से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। तुम इतनी आसानी से वोट कैसे इकट्ठा कर सकती हो? ऑड्री कुछ समझ नहीं पाए और उलझन में बोली, आखिर हुआ क्या है? किम मॉरस ने उसे फोन थमा दिया। खुद देख लो। ऑड्री ने चौंककर ट्विटर खोला। वहां कैथरीन के बारे में कई पोस्ट ट्रेंड कर रहे थे। उनमें आरोप लगाया गया था कि उसने अपने मेंटर को फंसाकर चीटिंग की और अपनी बहन की शोहरत और फैंस का फायदा उठाया। ये आरोप गंभीर थे और ऑड्री गुस्से से फोन कसकर बोली, ये बेहूदगी है। लोग कैथी पर ऐसे कैसे झूठे आरोप लगा सकते हैं? नहीं, मुझे तुरंत ट्विटर पर सफाई देनी होगी। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऑड्री बोली। जैसे ही वह लॉगिन करने वाली थी, किम ने उसका फोन छीन लिया। बस करो, ऑड्री, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सिर्फ इस वोट वाली बात की वजह से ही तुम्हारे फैंस तुमसे नाराज हो रहे हैं। आज सुबह मैं एक नेशनल ब्रांड एंडोर्समेंट डील फाइनल कर रही थी। अभी अभी उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि अब वे रुकना चाहते हैं। जो डील पक्की हो रही थी, वह अब हाथ से निकल रही है। किम बोला। अब ऑड्री को समझ आने लगा कि मामला कितना बड़ा है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में फैंस का भरोसा ही सब कुछ तय करता था। लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने ठान लिया, किम, तुम्हें अब इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कैथरीन मेरी बहन है, मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगी। चाहे मुझे वह डील खोनी पड़े, मुझे परवाह नहीं, ऑड्री ने दृढ़ता से कहा। किम को अब पछतावा हुआ कि उसने यह बात ऑड्री से कही। उसने नर्म अंदाज में समझाया, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन पहले कैथरीन से बात कर लो, उसके बाद ही कुछ करो। ऑड्री को ये बात ठीक लगी। सही कह रहे हो, मुझे अभी कैथी को कॉल करनी चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेडो रेस्टोरेंट। सब लोग अब भी प्राइवेट रूम में बैठे थे और ट्विटर पर हो रही बातें देख चुके थे।
सबसे वायरल पोस्ट राइचस डूड नाम के यूजर ने ट्रू जर्नल फोरम पर किया था। उसने दावा किया कि वो इवेंट आयोजक की स्टाफ मेंबर है और कैथरीन ने ग्रेसन के साथ मिलकर धांधली की है। उसने लिखा कि कैथरीन को पहले से इवेंट का थीम पता था और यहाँ तक कि उसके और ग्रेसन के बीच रोमांटिक रिश्ता है। उस पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि कैथरीन पहले से ही विनम्र है और उसने अपनी बहन ऑड्री को मजबूर किया कि वह अपने फैंस से उसके लिए वोट डलवाए। लोग ऑड्री का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि दोनों बहनों ने मिलकर फैंस का फायदा उठाया है। साथ ही उस पोस्ट में बैकस्टेज की कई तस्वीरें भी थीं। तस्वीरें चोरी छुपे ली गई थीं, जिनमें ग्रेसन कैथरीन को मैंडोलिन में मदद करता दिख रहा था। तस्वीर का एंगल ऐसा था कि सच में दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। रॉज और स्कॉट को छोड़कर, जिन्हें कैथरीन और ब्रैंडन के रिश्ते की जानकारी नहीं थी, ये पोस्ट खुलेआम ब्रैंडन का अपमान कर रही थी। क्या ब्रैंडन इसे सहन कर सकता था? ट्रस्टन और एडन गॉसिप में कूदना चाहते थे, लेकिन ब्रैंडन की मौजूदगी में चुपचाप बैठे रहे। ग्रेसन ने पूरा पोस्ट गंभीरता से पढ़ा और बोला, कैथरीन, मैं अभी सब साफ कर दूंगा। मैनेजमेंट कंपनी पीआर संभालेगी। मैं किसी को तुम्हें बदनाम नहीं करने दूंगा। ग्रेसन इंडस्ट्री का पुराना खिलाड़ी था और बहुत गंदे तरीके देख चुका था। वह ज्यादातर बातों की परवाह नहीं करता था, लेकिन अगर कोई कैथरीन को निशाना बनाने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करे, तो वह कभी बर्दाश्त नहीं करता। अब सबकी नज़र कैथरीन पर थी। रोनन गुस्से में था और तुरंत कदम उठाना चाहता था। जो भी कैथरीन को बदनाम करेगा, वो उसके लिए मुसीबत मोल लेगा। कैथरीन ने शांत रहकर ब्रैंडन द्वारा छीला हुआ झींगा खाया और तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर ऑड्री का नाम देखकर उसने कॉल रिसीव किया। ऑड्री की घबराई हुई आवाज़ आई, कैथी, मैं हूँ। तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें फ़ोन पर मैसेज दिखे? उसने इतनी जल्दी सवाल किए कि कैथरीन को बोलने का मौका ही नहीं मिला। कैथरीन ने धैर्य से इंतज़ार किया और फिर धीरे से बोली, मैं ओशनवाइल में हूँ। मुझे सब पता है। तुम अपनी शूटिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। फिर किम की चापलूसी भरी आवाज़ फ़ोन पर आई, कैथरीन, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा और तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं बाद में बात करूंगी। कैथरीन ने कॉल काट दी। उसे पता था ऑड्री ने ट्विटर पर उसके सपोर्ट में कमेंट किए हैं और इसका असर ऑड्री पर पड़ेगा। वो नहीं चाहती थी कि ऑड्री इस मामले में और फंसे। कॉल काटने के बाद कैथरीन फिर से खाना खाने लगी। उसकी यह शांत मुद्रा देखकर सब हैरान रह गए। रोनन से चुप नहीं रहा गया, कैथरीन, तुम कुछ करती क्यों नहीं? लोग तुम्हें ऑनलाइन गालियां दे रहे हैं। कैथरीन ने उसे देखा और रोनन तुरंत चुप हो गया। ग्रेसन, क्या ऑनलाइन का ये हंगामा प्रतियोगिता के रिजल्ट पर असर डालेगा? कैथरीन ने पूछा। ग्रेसन ने भरोसे से कहा, कैथरीन, चिंता मत करो। रिजल्ट बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। ऐसी गंदी चालों का असर बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से प्रतियोगिता प्रभावित होती, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ग्रेसन एक मेंटर होने के नाते निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता था। कैथरीन को आश्वासन मिल गया। उसने सबकी ओर देखकर कहा, चलो, अब खाना जारी रखते हैं। किसी को समझ नहीं आया कि कैथरीन का क्या मतलब है। ऑनलाइन हलचल लगातार बढ़ रही थी और उसके खिलाफ आलोचनाएं भी तेज हो रही थीं। ग्रेसन के फैंस पागलों की तरह कैथरीन पर हमला कर रहे थे, उसे मर्दों का इस्तेमाल करने वाली सडक्ट्रेस कहकर गालियां दे रहे थे। लेकिन कैथरीन पूरी तरह शांत थी। उसने खुद कोई सफाई देने से इनकार कर दिया और दूसरों को भी इसमें शामिल होने से रोका। सबको यह और भी रहस्यमय लगा। रोनन इससे खुश नहीं था, लेकिन कैथरीन के अधिकार के चलते कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्कॉट को ठीक से स्थिति समझ नहीं आई और उसने सावधानी से पूछा, हमें इन जोकरों के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए जो हमें गालियां दे रहे हैं। कैथरीन ने निर्विकार भाव से जवाब दिया, उन्हें रहने दो। कुछ समय बाद वे खुद ही सामने आ जाएंगे। ये साफ था कि वह पोस्ट जानबूझकर रिलीज की गई थी और कैथरीन को इस तथाकथित बैकस्टेज स्टाफ पर जरा भी भरोसा नहीं था।
किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता इतनी सुर्खियां बटोर लेगी। स्पॉन्सर्स द्वारा भेजे गए स्टाफ इतने सीमित थे कि वे बैकस्टेज की फोटो लेने और उन्हें तानों के साथ पोस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते थे। यह अंदाज़ा लगाना आसान था कि यह उसी प्रोग्राम में भाग लेने वाले किसी और ग्रुप की करतूत थी, शायद जलन और उसके जीतने के डर से। कैथरीन को इन लोगों को तुरंत बेनकाब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे पसंद था पहले किसी को ऊपर उठते देखना और फिर उसे जोरदार तरीके से गिरते हुए देखना। वह ज्यादा मज़ेदार होता। ब्रैंडन एक और चुपचाप बैठा था। कैथरीन की मंशा समझने के बाद उसने पास खड़े पैक्सटन की ओर हल्का सा सिर हिलाया। पैक्सटन ने तुरंत अपने लोगों को सभी कार्रवाइयां रोकने का निर्देश दिया। पहले रोनन बेचैन था कि कैथरीन कोई कदम नहीं उठा रही है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि उसका अपना तरीका है, इसलिए वह पूरी तरह उसका समर्थन करने को तैयार था। फिर भी रोनन उन लोगों से गुस्से में भरा हुआ था। उसने दांत पीसते हुए फोन पर कहा, कैथरीन, मैं अभी नए अकाउंट्स बनाता हूँ। इन कीबोर्ड वॉरियर्स से भिड़ूंगा और दिखाऊंगा असली ऑनलाइन वॉरियर किसे कहते हैं। स्कॉट ने जोश से सिर हिलाया और कहा, मुझे भी साथ लो। मैं भी उन नालायकों को गालियां देना चाहता हूं जो हमारी चीफ का अपमान कर रहे हैं। कैथरीन चाहती थी कि मामला और बड़ा हो, इसलिए उसने रोनन और बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया जो बस गुस्से में ऑनलाइन झगड़ना चाहते थे। इसी बीच रॉज ने घबराकर कैथरीन की ओर देखा क्योंकि उसके कंप्यूटर पर प्रयोग से जुड़ी नई समस्या का मैसेज आया था। कैथरीन तुरंत समझ गई कि फिलहाल प्रयोग ज्यादा अहम है, ऑनलाइन मामलों को वह बाद में देख लेगी। उसने ब्रैंडन की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ काम है, बाहर जाना होगा। क्या तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत है? ब्रैंडन ने पूछा। उसने यह नहीं पूछा कि कैथरीन कहाँ जा रही है, न ही नाराज हुआ कि वह बीच में जा रही है। उसे पता था कि ओशनवाइल में प्रतियोगिता के अलावा भी उसके अपने काम हैं। नो नीड, कैथरीन ने सिर हिलाया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर देर हो जाए तो तुम मुझे लेने आ जाना। ब्रैंडन के खूबसूरत चेहरे पर नर्म मुस्कान उभरी और उसने सिर हिलाया, ठीक है। ट्रस्टन ये सुनकर हैरान रह गया। वह ब्रैंडन को 10 साल से जानता था। हे भगवान, ये वही ब्रैंडन है जिसे मैं जानता हूँ, वही जो ठंडा और निर्दयी था। ट्रस्टन ने सोचा। कैथरीन के जाते ही रॉज और स्कॉट उसके पीछे हो लिए। ब्रायन ने देखा कि रोनन, जो हमेशा कैथरीन के साथ रहता था, उनके जाने पर कोई रुचि नहीं दिखा रहा। उसने पूछा, ये दोनों कौन हैं और कैथरीन के पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? रोनन फोन में व्यस्त था और बिना सिर उठाए बोला, बेकार की टो मत लगाओ, तुमसे मतलब नहीं है। उसे पता था कि वे लैब के लोग हैं, क्योंकि वे कैथरीन को चीफ कह रहे थे। कैथरीन जल्दी में थी और उन्हें साथ ले जा रही थी, यानी यह काम से जुड़ा मामला था। कैथरीन चाहती थी कि काम के समय उसे कोई परेशान न करे। वैसे भी रोनन को तो अभी कीबोर्ड वॉरियर्स से निपटना था, उसके पास समय कहाँ था। ब्रायन गुस्से में भर गया और तय किया कि अब रोनन से कुछ नहीं पूछेगा। अगर उसे बात नहीं करनी है तो न करे, किसे परवाह है। ब्रायन ने सोचा, उसे भी अब कैथरीन के बिना यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं लगा। धीरे धीरे सब लोग बिखर गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेडो रेस्टोरेंट, ऊपर वाली मंजिल ओशनवाइल का सबसे मशहूर होटल था। ट्रस्टन और बाकी लोगों के कमरे भी उसी मंजिल पर थे। ब्रैंडन उनके साथ ऊपर गया ताकि कैथरीन को बाद में लेने आ सके। आधे रास्ते में अचानक एडन चिल्लाया। ट्रस्टन उससे टकरा गया और झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? क्या तुम स्कॉट की तरह बेवजह चिल्लाकर सबको परेशान कर रहे हो? ईडन ने उसे घूरा, तुम जानते भी हो, मैं तो बस कैथरीन के पावरफुल कनेक्शंस देखकर हैरान हूँ। उसके हर जानकार के पीछे और भी बड़ा बैकग्राउंड निकल आता है। ट्रस्टन ने उलझन में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ईडन ने उसे फोन पकड़ा दिया। स्क्रीन पर एक न्यूज़ रिपोर्ट थी। खबर 5 साल पहले घोषित फिजिक्स गोल्ड बॉल अवार्ड के विजेता की थी, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फिजिक्स संस्था का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है।
विजेता एक बेहद युवा व्यक्ति था। ट्रस्टन पहले तो एडन को बड़ा चढ़ाकर बात करने वाला समझ रहा था, लेकिन जब उसने विजेता का चेहरा गौर से देखा तो फोन झपट कर बोला, अरे ये तो वही है जिसे हम अभी देख रहे थे, रॉज। ईडन ने आंखें घुमाते हुए कहा, अब जाकर समझे। ईडन ने भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और 5 साल पहले वह अवार्ड सेरेमनी में मौजूद था। लेकिन इतने साल बाद लोग बदल जाते हैं, इसलिए वह रॉज को पहचान नहीं पाया था। उसे सिर्फ हल्की सी पहचान महसूस हुई। फिर उसने फिजिक्स गोल्ड बॉल अवार्ड की जानकारी खोजी और हैरान रह गया कि यह वही है। ट्रस्टन ने रॉज की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर नज़र डाली और दंग रह गया। सोचा भी नहीं था ये शांत सा दिखने वाला इंसान इतना बड़ा जीनियस निकलेगा। इसे तो 21वीं सदी की फिजिक्स की उम्मीद कहा जाता है। और भी दिलचस्प बात ये थी कि रॉज कैथरीन के आदेशों पर चलता हुआ लग रहा था। ईडन ने हामी भरते हुए कहा, अब एक और विंडो खोलो और उस छोटे स्कॉट का बैकग्राउंड देखो। ट्रस्टन ने वैसा ही किया और वेबसाइट खोली। देखते ही फिर चौंक गया, यकीन नहीं होता। हॉलीवुड का सबसे कम उम्र का साइंस प्रोडिजी, ये बच्चा तो गजब का टैलेंटेड है। ट्रस्टन हैरानी और रोमांच में था, लेकिन ईडन को एक और बात ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने गंभीरता से ब्रैंडन की ओर देखा और कहा, मिस्टर डंकन, सच बताइए, क्या आपको सच में कैथरीन की बैकग्राउंड और असली पहचान की जांच नहीं करनी चाहिए? कैथरीन, जिसे जन्म के वक्त अशुभ मानकर गांव में छोड़ दिया गया था और सालों तक भूला दिया गया था, अब स्वॉन परिवार में लौट आई थी। वापस आते ही उसने अरबों की संपत्ति विरासत में पाली और उसके आसपास सब बेहद प्रभावशाली लोग थे। ये सब बेहद संदिग्ध था और ईडन कैथरीन की असली पहचान को लेकर बेहद जिज्ञासु हो गया। ईडन लेन की बात सुनकर भी ब्रैंडन डंकन पूरी तरह शांत रहा। उसने कभी कैथरीन के अतीत के बारे में नहीं पूछा था और न ही किसी को ये जांचने भेजा था कि वह गांव में कैसे रही थी। उसे पता था कि कैथरीन के पास कुछ राज हैं, लेकिन उसने कभी इस बारे में चर्चा नहीं की। जब तक कैथरीन खुद न बताती, वह पूछताछ करने वाला नहीं था। जरूरत नहीं, ब्रैंडन ने कहा। उसने एडन के सुझाव को साफ साफ ठुकरा दिया। ये देखकर एडन केवल अपने विचार दबा सका। वह कैथरीन की पहचान और पृष्ठभूमि को लेकर बेहद उत्सुक था और मानता था कि वह सिर्फ स्वॉन्स परिवार की सदस्य से कहीं अधिक है। लेकिन चूंकि ब्रैंडन ने साफ कर दिया था, वह कैथरीन की ओर जांच करने की हिम्मत नहीं कर पाया। डर था कि कहीं ब्रैंडन खुद ही उसे रोक न दे। वैसे भी उसमें इतना साहस नहीं था। ईडन और ट्रस्टन लैम्बर्ट ने एक दूसरे को देखा और अपनी योजना छोड़ दी। शर्मन होटल, कमरा 603। लियाना ने ओशनवाइल से आए अपनी दोस्तों के साथ जश्न नहीं मनाया। उसके पास इसके लिए वक्त ही नहीं था। उसके सामने खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार बुरे और जहरीले कमेंट्स की बाढ़ उमड़ रही थी। इन्हें देखकर उसके होंठों पर मुस्कान और गहरी होती गई। वह ऑनलाइन हालात पर पैनी नजर रखे थी। कैथरीन से जुड़ा स्कैंडल, जिसमें उसे मर्दों को फंसाने वाली बताया गया था, लगातार बढ़ रहा था। कई पोस्ट्स, जिनमें सच और झूठ का मिश्रण था, जुड़ते जा रहे थे। इस समय कैथरीन की ऑनलाइन इमेज पूरी तरह से गिर चुकी थी। पोस्ट्स में उसे एक आलसी, झगड़ालू लड़की बताया गया था, जो क्लास बंक करती थी, लेक्चर के दौरान सोती थी और रोज लड़ाई करती थी। कहा गया कि वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लड़कों से काम निकलवाती थी और अब ग्रेसन को भी बहलाकर प्रतियोगिता जीतना चाहती थी। जैसे जैसे पोस्ट्स बढ़ते गए, लियाना का मूड और अच्छा होता गया। उसने गौर किया कि इनमें से किसी को डिलीट नहीं किया जा रहा था। अगर कोई कभार कैथरीन का बचाव करने की कोशिश भी करता, तो गुस्साए फैंस उसे तुरंत चुप करा देते। अब कैथरीन बदनाम हो चुकी थी और सबकी नज़रों में एक बहिष्कृत बन गई थी। लियाना को पूरा विश्वास था कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि कौन अपनी साख दांव पर लगाकर एक औरत के लिए खड़ा होना चाहेगा। जहां तक कैथरीन का सवाल था, लियाना मान रही थी कि वो अभी गुस्से में परेशान होगी, ऐसे में पोस्ट्स डिलीट करने का उसे समय ही कहाँ होगा।
संतोष भरी मुस्कान के साथ लियाना लगातार स्क्रीन पर चल रही गर्मागर्म पोस्ट्स देखती रही। अगर कैथरीन को शोहरत इतनी पसंद है तो लियाना ने ठान लिया था कि उसे उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। थोड़ा सोचने के बाद लियाना को लगा कि अभी यह काफ़ी नहीं है। उसे कैथरीन को पूरी तरह से नापसंद और तिरस्कृत बनाना होगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक कॉल किया। 10 मिनट बाद वह होटल के नीचे कैफ़े में पहुंची। जिस शख्स से मिलने का वक्त तय किया था वह पहले से टेबल पर इंतज़ार कर रहा था। लियाना ने शालीनता से जाकर सीट ली। एमा, देर के लिए माफ़ करना। एमा हेज़ल ने लियाना पर नज़र डाली और उसकी बनावटी सजधज देखकर मन ही मन आंखें घुमाईं। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लियाना सचमुच दिखावे की माहिर थी। होटल तो बस ऊपर ही था और मिलने सिर्फ 2 लोग ही थे, फिर भी वह ऐसे तैयार होकर आई थी जैसे कोई बड़ा जलसा हो। एमा के लिए ये सब नया नहीं था। उनके सामाजिक दायरे में कई लोग थे जिनकी जिंदगी सिर्फ दिखावे और सुंदरता पर टिकी थी। चूंकि एमा और लियाना में इतनी घनिष्ठता नहीं थी, वे आपस में पूरी तरह खुलकर पेश आने की ज़रूरत महसूस नहीं करती थीं। ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद एमा ने पूछा, तो मुझे यहाँ बुलाने की वजह? लियाना हल्की मुस्कान और बनावटी शर्म के साथ बोली, एमा, तुमने ऑनलाइन पोस्ट्स देखी हैं। एमा ने भौं उठाए। तुम कैथरीन वाली बात कर रही हो? लियाना ने सिर हिलाया। एमा ने तुरंत समझ लिया कि वो क्यों बुलाई गई है। लियाना ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, एमा, तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस कमाल का था। लेकिन कैथरीन, वो तो पहले से सब जानती लग रही थी। वो इतनी तैयारी के साथ आई जैसे उसे एग्ज़ाम के सवाल पहले से मालूम थे। लगता है वो किसी भी हाल में चैंपियन बनना चाहती है। एमा बाहर से शांत रही, लेकिन उसके हाथ की हरकत उसकी झुंझलाहट दिखा रही थी। उसे कैथरीन और ग्रेसन की नज़दीकियों वाली तस्वीरें याद आ गईं और गुस्सा और बढ़ गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, और कुछ? अगर नहीं तो मैं चलती हूँ। एमा का रवैया देखकर भी लियाना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे पता था एमा इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। एमा का परिवार कला और मनोरंजन जगत से जुड़ा था और उनका अच्छा खासा प्रभाव था। अगर वह चाहती तो कैथरीन के करियर पर रोक लगाना बेहद आसान था। लियाना को खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वह बस तमाशा देख सकती थी। आबॉट लैबोरेटरी डेमो फिर से शुरू हुआ। विज्ञान में हर बदलाव का असर होता है। एक भी डेटा गलत होने का मतलब होता है पूरा काम दोबारा करना। वैज्ञानिक अनुशासन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। रॉज मिल्टन और स्कॉट थियो को फिर से शुरू करने से डर नहीं था। कैथरीन की पिछली मदद बेहद अहम थी, उसके बिना वे बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। जल्दी समस्या पकड़कर उसे ठीक करना ही बेहतर था। मेडो रेस्टोरेंट से निकलकर उन्हें 2 घंटे हो चुके थे। कैथरीन लैब के अंदर लगातार काम कर रही थी, जबकि रॉज और स्कॉट बाहर बैठे उब रहे थे। स्कॉट ने आंख दबाकर रॉज से कहा, भाई, तुम भी उतना ही बोर हो रहे हो जितना मैं। रॉज ने लंबी सांस भरते हुए कहा, सिर्फ बोर नहीं, मैं तो परेशान हूँ। मदद ही नहीं कर पा रहा। वो हमेशा से सफल रहा था और अपनी उपलब्धियों से सबका सम्मान पाया था। उसे लगता था कि वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन कैथरीन से मिलने के बाद उसने समझा कि असली प्रतिभा हमेशा एक और ऊंचाई पर होती है। उसके सामने तो उसे मदद करने का भी मौका नहीं मिलता।